नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज के बारे में। और 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज का आज ये हमारा सेकंड नंबर का लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वर्दी आजकल 24 चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो और जाके आप वहां लेक्चर वो देख सकते हो। 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज का हमारा क्या मोटिव है? मैं आपके समक्ष ऐसे 10 क्वेश्चन लेके आता हूं जो या तो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, या वो एमसीक्यू है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और पीवाईक्यू वो है जो आपकी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं। अब हम समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आज हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? आपके समक्ष चार ऑप्शन है। रॉलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले चर्चा उठती है कि गांधी इरविन समझौता क्या था और ये कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है वो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। लॉर्ड इरविन कौन था? तो उस समय का तत्कालीन वायसराय था। और ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। जब ये 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था तो इस समझौते में क्या हुआ? इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने कहा कि गांधी जी आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लो। तो गांधी जी इस समझौते के तहत मान गए, ठीक है, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेता हूं। ठीक है। और प्लस गांधी जी से यह भी बोला गया कि गांधी जी आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लोगे। जो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, आप उसमें भी भाग लोगे। तो गांधी जी ने ये शर्त भी मान ली। यानी मैंने अब तक आपको क्या बताया कि गांधी इरविन समझौता किस किस के बीच हुआ? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। ये कब हुआ? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसकी क्या मुख्य शर्त थी? गांधी जी से लॉर्ड इरविन ने बोला कि गांधी जी आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लो। गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं वापस ले लेता हूं। दूसरा, गांधी जी आप सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लो। तो गांधी जी ने यह भी कहा था ठीक है, मैं सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भी भाग ले लूंगा। देखो, आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। 1930 12 मार्च 1930 और ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो ये आंदोलन इतना व्यापक था कि लंदन में बैठे लोग भी इस आंदोलन की गूंज सुन पाए थे। वहां से लंदन से एक फरमान आया था, किसके लिए? इरविन के लिए, कि इरविन जो भारत में हो रहा है उसको तत्काल रोकिए। तो लॉर्ड इरविन ने फिर उसी के साथ गांधी जी से एक समझौता किया जिससे का नाम हुआ गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट। इसके और क्या क्या मोटिव थे? इसके और एक मोटिव ये था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है वो सेकंड गोल मेज सम्मेलन में भाग लेगी। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि ठीक है कि हम दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको बताया कि 3 गोल मेज सम्मेलन होते, एक 1930 में, 1931 में और एक 1932 में। 3 गोल मेज सम्मेलन होते। इन तीनों में भाग लेने वाले थे आपके भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, इसमें तीनों में भाग लेने वाले थे। बाकी कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस ने 1931 में भाग लिया था। और 1931 में किसने लिया था भाग? तो गांधी जी गए थे लंदन, वहां पे ये गोल मेज सम्मेलन हो रहा था। ठीक है। दूसरा दूसरा आपको पता है कि जो उस समय हमारे यहाँ पे संस्था थी कांग्रेस, कांग्रेस जो भी कार्रवाई करती थी तो उस पर ब्रिटेन की सरकार अंकुश लगा देती थी। अंकुश, कांग्रेस जो भी कार्य करती, ब्रिटेन उस पर अंकुश लगा देती। तो गांधी जी ने कहा था कि इरविन जो भी कांग्रेस करेगी उसको आप करने दोगे, इस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना लगाया जाए। तो इरविन ने ये मांग भी मान ली। दूसरी, जो नमक नमक पर जो लगता था आपका टैक्स या कर, कि नमक से टैक्स को हटाया जाए, लॉर्ड इरविन ने इस बात को भी मान लिया। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो रॉलेट एक्ट है, पहला ऑप्शन, ये रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। 1919, 6 अप्रैल 1919, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। बाद में चोरी चोरा कांड हुआ था तो असहयोग आंदोलन वापस लिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में। आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को किस मुगल शासक की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? आपके समक्ष चार ऑप्शन है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। फतेहपुर सीकरी जो है इसका निर्माण 1571 से लेकर 1585 के बीच तक कराया गया। वैसे तो इसकी स्थापना जो है वो 1571 में ही हो गई थी फतेहपुर सीकरी की, लेकिन 1571 से लेकर और 1585 तक ये जो आपके अकबर थे, अकबर की क्या रहा था, ये राजधानी रही थी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी है कहाँ? फतेहपुर सीकरी आपका आगरा में। और ऐसा माना जाता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण शेख सलीम चिश्ती के लिए किया था, इसके भव्य स्वागत के लिए। तो ये पड़ती कहाँ है? ये पड़ती है आपकी आगरा में।
किसने बनवाया था इसे फतेहपुर सीकरी को? तो अकबर ने इसको बनवाया था और अकबर ने इसको राजधानी बनवाया था। लेकिन लेकिन वहां पे सूखा पड़ गई थी, कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। इसलिए राजधानी जो है वो लाहौर ले जानी पड़ी, लाहौर। ठीक है। फतेहपुर सीकरी के बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। इसे 1986 में, वर्ष 1986 में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। विश्व धरोहर स्थल भी 1986 में घोषित किया गया था। फतेहपुर सीकरी को ही जीत का शहर भी कहते हैं। एक किसी पेपर में पूछा था कि जीत का शहर किसे कहा जाता है? जीत का शहर। इसका पुराना नाम है फतेहाबाद। फतेहाबाद। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा भी जो है वो फतेहपुर सीकरी के आसपास ही स्थित है। और यहीं पर ही एक जामा मस्जिद भी स्थित है फतेहपुर सीकरी के आसपास ही। जामा मस्जिद। यानी ये सभी चीजें कहाँ हैं? ये सभी चीजें आपकी आगरा में। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों में से मथुरा किसकी राजधानी थी? आपके समक्ष चार ऑप्शन है, वज्जी, वत्स, काशी, सूरसेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन। सूरसेन मथुरा की राजधानी थी। जैसे आज आपको पता है आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस समय पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का उल्लेख था। और इन 16 महाजनपदों की चर्चा हमें दो सूत्रों से मिलती है। कौन कौन से सूत्र है? एक तो आपका अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय किसका है? ये बोध ग्रंथ है, बोध ग्रंथ। और एक आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो आपका ये जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ। कितने महाजनपद हुए आपके? टोटल आपके महाजनपद हुए 16। इन 16 महाजनपदों में से अगर मैं कहूं उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपके 8 महाजनपद। अगर आप किसी यूपी की तैयारी करे होंगे तो यूपी स्पेशल में पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, या इनमें से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो मैं अभी आपको 16 के 16 महाजनपद दिखा देता हूं। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एक तो 16 के 16 महाजनपद, उनकी राजधानी। राजधानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, प्लस उनकी लोकेशन, और प्लस क्या है, उनके जो सोर्स हैं। सोर्स क्या है? जैसे अंगुतर निकाय हो गया और भगवती सूत्र होगा। इससे ज्यादा आपसे पेपर में कभी भी नहीं पूछेगा, या पूछ लेगा कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। मैं आपको मैप के माध्यम से ये चीजें दिखाना चाहता हूं। 6 बीसी का मैप है और इसमें आपके टोटल 16 के 16 महाजनपद दिखाए गए हैं। अभी हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हो कम्बोज, फिर उसके नीचे गांधार, कुरु, मत्स्य और सूरसेन। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सूरसेन ये मथुरा, आधुनिक मथुरा। पांचाल, पांचाल बोले तो आपका बरेली का क्षेत्र और आपका जो है बदायूं का क्षेत्र या पीलीभीत का क्षेत्र भी। मल, कौशल, वज्जी, अंग, मगध, काशी, वत्स, अवंती, चैदी और अस्मक। मोस्ट इंपोर्टेंट देखो क्या दिमाग में रखना कि जो अस्मक है ना, ये सबसे साउथ में है। सबसे साउथ में है ये अस्मक। और सबसे उत्तर में जो आपका वो है कंबोज। ये आपको लोकेशन के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर भी लगाना है कि जो अस्मक है ना, ये गोदावरी के आसपास का क्षेत्र है। आप देखोगे, मैं आपको दूसरा मैप दिखाता हूँ। तो आपके 16 महाजनपद है। एक मैं आपको एक मैप और दिखाना चाहता हूँ, उससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे आप देख रहे हो ऊपर कंबोज, गांधार, कुरु, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, कौशल, मत्स्य, मल, अवंती, चैदी, मगध, अंग, अस्मक। देखो अस्मक आपका जो है ये बिल्कुल साउथ में है। और साउथ में कहा? ये बिल्कुल गोदावरी और कृष्णा नदी के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है अस्मक। अब हम इनकी राजधानियां देख लेते हैं भाई एक बार कि इनकी राजधानी कौन कौन सी है। आपकी राजधानी आपके पेपर में पूछ जाती है। एक तरफ आपके महाजनपद हैं, उनकी राजधानियां हैं और उनकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति कहां कहां पड़ती है आज वर्तमान समय में। सबसे पहले देखेंगे अंग। पहला महाजनपद है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। अंग कहां पड़ेगा आपका? तो ये भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है, यानी पूर्वी बिहार में पड़ेगा आपका। सेकंड आपका मगध। मगध तो आपको पता है कि बिहार पटना का क्षेत्र है। मगध की राजधानी थी राजगीर है। वैशाली भी रही है इसकी राजधानी, पाटलिपुत्र भी रही है इसकी राजधानी। तो मगध का कौन सा क्षेत्र है आपका? पटना, गया, मगध के आसपास का क्षेत्र। ठीक है। और ये 16 महाजनपदों में से सर्वाधिक शक्तिशाली था। आप सभी को पता है कि सभी लोग मगध की गद्दी पर बैठना चाहते थे। यहां तक कि आपने एक वंश पढ़ा होगा, हर्यक वंश। हर्यक वंश जिसका संस्थापक कौन सा? बिंबिसार। बिंबिसार। आपको पता है कि बिंबिसार को अज्ञातशत्रु मार देगा और अज्ञातशत्रु को उसका पुत्र उदयन मार देगा। यानी गद्दी के लिए इतना संघर्ष था कि इस वंश को पितृहंतक वंश भी कहा गया, हर्यक वंश को। किसके लिए? गद्दी के लिए। और गद्दी कहां की? मगध की गद्दी। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि मगध की गद्दी जो है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। तीसरा आपका काशी। काशी तो आपने सुना होगा अपना, काशी, वाराणसी, आधुनिक बनारस, उत्तर प्रदेश। देखो ये जो मैंने टिक लगा रखा है ये वो है जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे, टोटल 8। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और आज आधुनिक कहां है? इलाहाबाद या प्रयागराज का क्षेत्र।
पांचवा आपका वज्जी, वज्जी की क्या राजधानी है? वैशाली, विधेय या मिथिला, एक ही बात है। तो ये दरभंगा बिहार का क्षेत्र पड़ेगा। कोसल, कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती, ये अयोध्या और फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र पड़ेगा। आपने रामायण में पढ़ा होगा। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, इसकी दो राजधानी थी, उज्जैनी और महिष्मती, ये मालवा और मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। मल, मल की राजधानी थी कुशावती, तो ये देवरिया उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है आपका, उत्तर प्रदेश का उत्तरी पूर्वी भाग। पांचाल, पांचाल अहिक्षेत्र या कौंपिल्य, एक ही बात है। और ये पांचाल कौन सा क्षेत्र है आपका? तो ये आपका बरेली, बरेली और आपका बदायूं का क्षेत्र। यहाँ तक कि पीलीभीत का क्षेत्र भी यही आता था, पीलीभीत। आधुनिक जो नाम है, चैदी, चैदी का आपका शक्तिमती, जो आप बुंदेलखंड का क्षेत्र देखते हो, बुंदेलखंड। कुरु, कुरु की आपकी इंद्रप्रस्थ, आपने ये कुरु पढ़े भी होंगे। दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के आसपास का क्षेत्र होता है। कुरु मतलब जो कौरव बने बाद में, कौरव। मत्स्य, मत्स्य के विराटनगर, जो आपका जयपुर राजस्थान में पड़ता है। 12 हो गए। 13वां नंबर पढ़ते हैं हम। 13वां आपका कंबोज, कंबोज की आपकी हाटक, राजधानी होगी आपकी क्या? रजौरी या हाजरा उत्तर प्रदेश। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा, आधुनिक मथुरा। अस्मक, अस्मक की आपकी पोटन या पोतन, ये दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी की घाटी के आसपास का क्षेत्र है। दक्षिण का एकमात्र महाजनपद जो मैंने आपको दिखाया था कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच। लास्ट आप गांधार, गांधार का क्या है? राजधानी तक्षशिला, ये पेशावर व रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र है पाकिस्तान में, आज पाकिस्तान में पहुंच गया। तो ये टोटल 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों में से मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। सूरसेन उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, कंबोज उत्तर प्रदेश में पड़ेगा 2, और आपका चैदी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा 3, पांचाल उत्तर प्रदेश में पड़ेगा 4, मल उत्तर प्रदेश में पड़ेगा 5, और आपके कौशल उत्तर प्रदेश में पड़ेगा 6, वत्स उत्तर प्रदेश में पड़ेगा 7, और आपका काशी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा 8। ये टोटल महाजनपद थे उत्तर प्रदेश के 8, और वैसे हैं टोटल 16। मैंने आपको मैप के आधार पर भी, उसकी जो आधुनिक लोकेशन है वो भी, उसकी राजधानी क्या है वो भी, सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं भाई। और 4, मैंने ऊपर के 3 क्वेश्चन, आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन ले लिए। अब मैं इंडियन ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यानी ऐसी कौन सी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है माही, चंबल, लूनी या नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी माही नदी। माही इंडिया की एक ऐसी नदी है, एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी जो है ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से निकलेगी, राजस्थान होते हुए गुजरात में अपना पानी गिरा देगी। अभी ऐसे ही आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आप देख रहे होंगे, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, और ये 23.5 डिग्री साउथ में आपकी मकर रेखा है। अगर मैं करूं माही नदी को, तो माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी एक ऐसी नदी है जो आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, रियो ग्रांडे नदी, आमूर नदी, नाइजर नदी और मिशिगन नदी। तो इसका राइट आंसर होगा रिए ग्रांडो नदी। अभी मैं ये क्वेश्चन आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आपका 2023 यूपी पीसीएस में पूछा गया था, यूपीपीएससी। बाकी जितने भी ऊपर के क्वेश्चन हैं, ये कोई क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था और कोई क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, मैं अभी आपको मैप के थ्रू दिखा देता हूँ। ये आपके मैंने 2 देश ले लिए हैं, ऊपर जो आपका यूएसए है और इससे नीचे आपका मैक्सिको है, और ये जो सीमा बना रही है ये आपकी रियो ग्रांडो रिवर, ये जो आप देख रहे हो ये वाली, और ये जा रही है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी आपकी, यहाँ जाकर ये गिरती है। तो रियो ग्रांडे रिवर किस किस की बाउंड्री बनाती है? तो यूएसए की और आपकी मैक्सिको, मैक्सिको देश की और यूएसए देश की बाउंड्री बनाती है कौन सी नदी? आपकी रियो ग्रांडे रिवर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 22 जनवरी 1947। राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और ये दिल्ली में हुई थी, आपकी नई दिल्ली काउंसिल स्थित चैम्बर में। और इस बैठक में मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने आने से मना कर दिया, अर्थात बहिष्कार किया था। और इस बैठक में टोटल 211 मेंबर थे, और इस बैठक के अध्यक्ष सबसे वरिष्ठतम जो आदमी थे सॉरी, तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके सबसे वरिष्ठतम अध्यक्ष बनाए गए। यानी वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष कैसे? आपके अस्थायी अध्यक्ष। कैसे? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। और ये जो वरिष्ठता का पद है,
इसे फ्रांस से लिया गया था, यानी फ्रांस में भी जो वरिष्ठ आदमी था उसे संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो 11 दिसंबर है, ये संविधान सभा की सेकंड बैठक हुई थी यहाँ पे, सेकंड बैठक। और राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए और इस प्रकार से संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए 13 दिसंबर 1946। देखो ये सीक्वेंस नहीं है, ये जो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये सीक्वेंस नहीं है, ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन भाई, एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, वो कि कौन से नंबर की बैठक थी, तो वो 5वें नंबर की बैठक थी और इसी दिन जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा के समक्ष, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके समक्ष मैंने करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7, 12वीं पंचवर्षीय योजना किस विषय पर केंद्रित थी? 4 ऑप्शन है, संधारणीय और समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और समता, खाद्य कार्य और उत्पादकता, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर होगा संधारणीय और समावेशी विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, संधारणीय और समावेशी विकास। संधारणीय विकास का अर्थ क्या होता है कि प्रकृति का संरक्षण करते हुए विकास, प्रकृति में ऐसा विकास हो ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण हो, अर्थात जो भविष्य के लिए संसाधन है हम उनको छोड़ सके। और समावेशी विकास का अर्थ है कि विकास की मुख्य धारा में सभी को शामिल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन है 1983, 1984, 1985, 1986। राइट आंसर हो जाएगा 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसका नाम है। इसके लिए एक आर्टिकल बनाया गया था, आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 क्या है? आर्टिकल 253 है, अगर संसद चाहे तो संसद जो है, संसद को संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। अगर कोई राज्य सूची का विषय है तो अगर उस पे कानून बनाना है तो आर्टिकल 253 के तहत संसद जो है उस पर कानून बना सकती है। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाने का उद्देश्य सबसे सबसे बेस्ट था भोपाल त्रासदी गैस। आपको पता है एक भोपाल त्रासदी गैस हुई थी जो आपकी 2-3 दिसंबर 1984 को ये भोपाल त्रासदी कांड हुआ था, भोपाल त्रासदी गैस हुई थी और गैस का नाम था एमआईसी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, और ये एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री यूएफसी, यूसीएफ, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट एक जहरीली गैस थी, उसका रिसाव हो गया, उससे क्या है कम से कम 10 से 15 हजार लोग उसमें मारे गए थे। अब ऐसी प्रक्रिया दोबारा ना हो, ऐसा नरसंहार दोबारा से ना हो, तो इसलिए पर्यावरण के लिए एक संरक्षण अधिनियम लगाया संसद के द्वारा जिसका नाम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो 1986 कहलाया। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस कौन सी है? ऑप्शन है N2O, NaHCO3, NaHCO3 10H2O या CO2। इसका राइट आंसर हो जाएगा N2O। N2O को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड। अब ये NaHCO3 जो है इसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसे घरों में यूज किया जाता है, यानी जो घर की रसोइयां हमारी होती है रसोई, उसमें इसका यूज किया जाता है। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। इसे NaHCO3 को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और नेक्स्ट जो आपका NaHCO3 10H2O, इसे हम कहते हैं धावन सोडा, धावन सोडा। और इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम? इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, आज का हमारा सबसे अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पौधे का संवहन ऊतक नहीं है? आपके समक्ष ऑप्शन है फ्लोएम, पेरिड्रम, स्टील, जाइलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिड्रम। अब पेरिड्रम क्या है? आपने पौधा अगर देखा हो, पेड़ देखा हो, तो ये क्या है? ये जो पौधों की बाहरी छाल होती है,
पौधों की बाहरी छाल, जो पौधों की बाहरी छाल होती है, उसको ये बनाता है। कौन? पेरिडर्म। और जब ये बाहरी छाल को बनाता है, तो ये संवहन ऊतक का कार्य नहीं करता है। संवहन ऊतक होते क्या है? संवहन ऊतक जैसे आप देखोगे फ्लोएम भी संवहन ऊतक है, जाइलम भी संवहन ऊतक है और आपका स्टील भी संवहन ऊतक है। जाइलम क्या है? जाइलम जो होता है, जो जड़ होते हैं, जड़। जड़ों में हमारे होते हैं क्या? पानी और पोषक पदार्थ। पानी और पोषक पदार्थ, जड़। जड़ का ये काम होता है कि पानी को भी सोख लेती है और पोषक पदार्थों को भी सोख लेते हैं। तो पानी और पोषक पदार्थों को पौधों के विभिन्न विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम। ठीक है? फ्लोएम क्या कार्य करता है? फ्लोएम जो आपकी पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ, पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्तियाँ खाना बनाती है, जो पत्तियाँ खाना बनाती है, उस पत्तियों के खाने को विभिन्न भागों में पहुँचाने का काम करता है फ्लोएम। और ये जो स्टील है, स्टील, ये जो पेड़ होता है, पेड़ का बिल्कुल बीच का भाग होता है, बीच का भाग, जिसमें आपके जो है जड़ भी आते हैं, आपके तने भी आते हैं और जिसमें आपका मध्य भाग भी आता है। तो ये स्टील भी जो है, ये स्टील भी संवहन ऊतक का कार्य करता है, लेकिन जो पेरिडर्म है, पेरिडर्म संवहन ऊतक का कार्य नहीं करता है। फिर भी मैं एक बार आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक चित्र है एक पेड़ का, जैसे ये पेड़ की जड़ें हैं, पेड़ की जड़ें क्या काम करती है? ये जल और खनिज लवण जो होते हैं, उन्हें एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, उनका अवशोषण कर लेते हैं। जब उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं जल और खनिज लवणों को, फिर उसमें क्या करता है? इसमें एक जाइलम काम करता है, जाइलम। जाइलम क्या करता है? ये जल और खनिज लवणों को पेड़-पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है क्या? जाइलम। कहाँ से उठाता है ये चीज़ों को? जड़ से। उठाता क्या है? जल और खनिज लवण। और ये जल और खनिज लवण आते कहाँ से हैं? तो ये जड़, जो पेड़ की जड़ होती है, पेड़ अपनी जड़ों के आधार पर इन चीज़ों का अवशोषण कर लेता है। फिर क्या है? ये जो पत्तियाँ आप देख रहे होंगे, पत्तियाँ, पत्तियाँ क्या है? प्रकाश संश्लेषण के उसमें ये क्या है? भोज्य पदार्थ यानी भोजन बनाने का काम करती है पत्तियाँ। और जब भोजन बन जाता है, तो इस भोजन को प्रत्येक भागों में पहुँचाने का कार्य करता है आपका फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है? और अभी जो ये जो आपका इसका बीच का भाग था, बीच का भाग, इसे हम कहते हैं स्टील। क्या कहते हैं? स्टील। स्टील में क्या, आपके स्टील में आपका तना भी है, आपका जड़ भी है और प्लस आपका मध्य भाग भी है, तो ये आ गया आपकी स्टील। लेकिन अभी हमने बात की थी किसके बारे में? पेरिडर्म के बारे में। पेरिडर्म क्या है? जो आप बाहर देख रहे हो, पेड़ के बाहर जो बाहरी आवरण होता है, जिसे देसी भाषा में हम बकली बोलते हैं, बकली। जैसे नीम की बकली होती है, कभी-कभी हम उसे छुड़ा के खाते भी थे बचपन में, दाँत साफ भी करते थे उसे। तो बकली ही क्या है? एक प्रकार से पेरिड्रम है, एक प्रकार से ये पेड़ का सुरक्षा कवच है, पेरिड्रम। और ये पेरिड्रम जो है, वो किसी भी प्रकार का संवहन ऊतक नहीं करता है। अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपका? किसकी पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में होता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, ढाक, नीम, टेंसू, चंपा, तेंदू। सॉरी 5 ऑप्शन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था और इसकी चर्चा मैं ऑलरेडी आपसे जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें कर चुका हूँ। दोस्तों, ये था आज हमारा सेकंड नंबर का लेक्चर। आप मुझे बताओ, आपको ये हमारे द्वारा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये कैसा लगा? दूसरा, अगर आपको हमारे द्वारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, तो आप हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है वर्दी आज कल 24, वर्दी आजकल 24 चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप किसी भी प्रकार का कोई चेंज चाहते हो इसमें। देखिए भाई, हमारा प्लेटफ़ॉर्म छोटा हो सकता है, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है भाई। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, मैं सब कुछ अध्ययन करने के बाद तभी आप लोगों को पढ़ाता हूँ भाई। सब कुछ देखने के बाद, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद तब ऐसे क्वेश्चन सेट करता हूँ मैं। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।